हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपकी एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर एंड वी आर preparing for NTUGC NET JRF 2022 and we are studying unit 5 industrial relations. So in industrial relations we have covered so many topics. If you have not gone through those topics, if you have not gone through those sessions, then you can go through them and you can watch the entire syllabus like 1 to 4. I have covered unit 1 to 4, and in unit 5 I have covered so many topics, so those topics you should watch. And also let me tell you that the contents you have to study in unit 5 IR industrial relations I have discussed so many times, so I'll skip this part in this session, and I'll move to the topic where I have to start today. Let me show you the topic. ये सारे टॉपिक जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये सारे हमने किया हुआ है, लास्ट सेशन में हमने किया हुआ है. सो लास्ट सेशन में हमने बात की थी एजुकेशन में लेबर कोड की बात की थी, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल की बात की थी, हमने नेशनल ट्रिब्यूनल की बात की थी. उसके बाद हमने देखा था कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी. क्या है इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, उसका डेफिनेशन क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, एंड ऑब्जेक्टिव्स भी देखा था हमने उसके अंदर. एंड नाउ स्टडी वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट. सो वर्कर्स का क्या पार्टिसिपेशन है मैनेजमेंट के अंदर, वो देखेंगे. राइट, सो विल स्टार्ट हियर नो फ्रॉम दिस सेशन, from we'll start this topic from this session, like workers participation in management. Just a second. Yeah, there are two distinct group of people in an undertaking with managers and workers performing respectively two separate sets of function which are known as managerial and operative. The basic distinction between those who occupy managerial position and workers is that managers are held accountable for the work of their subordinates, while workers are accountable only for their own work. The extent to which workers may rise to become managers is, though, an important point, but is quite distinct from whether. Yeah, whether workers may take part in managerial function. सो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वर्कर्स पार्टिसिपेशन क्या है. वर्कर्स का पार्टिसिपेशन क्या है मैनेजमेंट के अंदर, उसको देखेंगे, उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे कि उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, क्या लॉजिक है उसके पीछे. सो सबसे पहले हम समझेंगे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट के अंदर एक मैनेजर होता है, मैनेजर के अंदर सबऑर्डिनेट्स होते हैं. राइट, सो मैनेजर्स का क्या रोल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि वो अपने काम के साथ साथ अपने सबऑर्डिनेट जो उनके अंदर काम कर रही है टीम, उनके भी काम का वो लेखा जोखा रखते हैं, उनके काम का भी वो हिसाब किताब रखते हैं, उनके काम का भी एक रिकॉर्ड रखते हैं. वेर एज जो वर्कर्स है, वर्कर्स का जो काम होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वर्कर्स अपने सिर्फ सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं, उनको अपने काम का ट्रैक रखना होता है, उन्हें अपने काम के लिए जस्टिफिकेशन देखना देना होता है, अपने काम के लिए वो अकाउंटेबल होते हैं. वेर एज मैनेजर्स आर अकाउंटेबल फॉर his or own his or her own work along with the workers work, like the workers in the sense of the person who are in their team. Right, सो सबॉर्डिनेट का भी ख्याल रखना है, जो उनके अंदर काम कर रहे हैं एज अ टीम, उनके काम का भी उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको भी लाइक उनके काम का भी उनको जवाब देना है अपने अपने सीनियर को, लाइक या तो टॉप मैनेजमेंट के पास अगर डायरेक्ट रिपोर्टिंग है मैनेजर्स की तो उनको देंगे, अदरवाइज अपने सीनियर मैनेजर को देंगे या फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट को देंगे. राइट, सो इस तरह से जो वर्कर्स का पार्टिसिपेशन है मैनेजमेंट के अंदर,
एक मैनेजर होता है, मैनेजर के अंदर सबऑर्डिनेट्स होते हैं। सबऑर्डिनेट का काम क्या होता है कि वो अपने काम को करते हैं और अपने काम का हिसाब रखते हैं, अपने काम के लिए वो अकाउंटेबल होते हैं। वेर एज जो मैनेजर होते हैं अपने काम के अकाउंटेबिलिटी के साथ वो अपने सबऑर्डिनेट के काम के लिए भी अकाउंटेबल होते हैं, राइट। सो जहाँ पर आपने देखा कि वर्कर्स जो हैं, जो एज अ टीम काम कर रहे हैं, एज अ सबऑर्डिनेट काम कर रहे हैं, इंडिविजुअली परफॉर्म कर रहे हैं, वो हो सकता है कि उनके अंदर मैनेजरियल क्वालिटी हो और आगे चल के अपने अच्छे काम के बदल वो आगे चल करके मैनेजर के रोल के लिए भी प्रमोट हो सकते हैं, राइट। तो इस तरह से एक प्रोसेस चलता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, राइट। सो सेकेंड पॉइंट देखेंगे, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट सीक्स टू ब्रिज दिस गैप, ऑथराइजिंग वर्कर्स टू टेक पार्ट इन द मैनेजरियल प्रोसेस। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट सीक्स टू ब्रिज this gap, authorizing workers to take part in the managerial process. So क्या कह रहे हैं कि जो वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होता है मैनेजमेंट के अंदर, वो क्या करते हैं, वो ब्रिज की तरह काम करते हैं कि अगर इन फ्यूचर जो वो काम कर रहे हैं उस काम के बदौलत अगर वो सपोज अच्छा काम कर रहे हैं, उनके उनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है, तो उनको प्रमोट किया जाता है। तो एक प्रमोट करते करते वो उस लेवल पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर कभी उनके मैनेजर्स हुआ करते थे, जहाँ पर वो किसी को रिपोर्ट करते थे, अब वो खुद वो एक रिपोर्टिंग मैनेजर बन गए हैं, राइट। तो इस तरह से मैनेजमेंट में उनका रोल, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, टाइम टू टाइम बदलती रहती हैं, राइट, उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे। ऑब्जेक्टिव्स क्या है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट का, हम देखेंगे यहाँ पर। Objectives of workers participation in management. So what are the objectives of workers participation in management? Common objectives of the scheme is in different countries. So जो कहते हैं ना कि हर कंट्री में, हर ऑर्गेनाइजेशन में चीजें डिफरेंट होती हैं, तो उस तरह से हम देखेंगे यहाँ पर। प्रमोशन ऑफ वर्कर्स इंटरेस्ट इन वर्क एंड एंटरप्राइज थ्रू रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग। पहले पॉइंट्स को पढ़ लेंगे फिर उसके बाद समझाएंगे, राइट, समझेंगे। Humanization and democratization of work process as well as the management of the enterprise. Utilization of resources and improving the quality of the product. For industrial democracy and workers' participation in management. Motivation of workers and promotion of joint forums, promotion of workers' accountability towards organization problems and seeking their direct involvement in solving their problems. Sixth, shift from conventional management practices to modern and behavioral approach in management. Seventh क्या है, creation of better organizational qualities through promotion of mutual understanding, collective thinking, and joint decision making, pooling of ideas, and promotions of creative thinking at different level of management. So हम पॉइंट्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ऑब्जेक्टिव्स है वर्कर्स का, जो पार्टिसिपेशन होता है मैनेजमेंट के अंदर, उसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव्स है। सो पहला देखेंगे, प्रमोशन ऑफ वर्कर्स इंटरेस्ट इन वर्क एंड एंटरप्राइज थ्रू रिड्यूसिंग और एलिमिनेशन। रिडक्शन, एक तरह से रिडक्शन या फिर एलिमिनेशन के थ्रू हो सकता है। सो क्या कह रहे हैं कि जब वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होता है, जब वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने पूरे डिलीजेंटली काम को करते हैं, अपने काम को डिलीजेंटली करते हैं, अच्छे से परफॉर्म करते हैं, तो उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे, उनके हार्ड वर्क की बेसिस पे, उनकी कैपेसिटी, उनकी जो एफिशिएंसी है काम करने की, उसके बेसिस पे उनको प्रमोट किया जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो एलिमिनेशन एंड रिडक्शन क्या होता है कि जो उनकी खराब चीजें हैं, जब कोई पर्सन अच्छा काम करेगा तो ऑटोमेटिकली जो खराब चीजें हैं, जो जो अननेसेसरी चीजें हैं, अराउंड द पीपल, अराउंड द टीम, अराउंड द थिंग्स, वो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। सो क्या कह रहे हैं कि जब वर्कर्स का परफॉर्मेंस अच्छा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो ऑटोमेटिकली वो प्रमोट होंगे किसी भी पोजीशन के लिए। अगर वो एग्जीक्यूटिव हैं तो सीनियर एग्जीक्यूटिव बना दिए जाएंगे, सीनियर एग्जीक्यूटिव से मैनेजर, मैनेजर से सीनियर मैनेजर, इस तरह से उनका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज होती रहेंगी, अलॉन्ग विद द पोजीशंस। दूसरा क्या है, ह्यूमनाइजेशन एंड डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ वर्क प्रोसेस एज वेल एज मैनेजमेंट ऑफ द एंटरप्राइज। सो क्या कह रहे हैं कि ह्यूमनाइजेशन,
जैसे कि किसी भी कोई भी पर्सन एज एन इंडिविजुअल, एज अ वर्कर, एज अ सबऑर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है, तो उस काम को कंसीडर कौन करता है कि ये पर्सन अच्छा काम कर रहा है, पर्सन बुरा काम कर रहा है। तो एज अ गुड ह्यूमन बीइंग, एज अ गुड मैनेजर, एज अ गुड पर्सन, आप अगर आप मैनेजर हैं और आप देख रहे हैं कि मेरे टीम में जो पर्सन है काम करने वाले, आप कंपेयर करते हैं लोगों, जो टीम मेंबर्स उनको कंपेयर करते हैं कि मेरी ओवरऑल टीम कैसा परफॉर्म कर रही है, टीम के अंदर जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पीपल है वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि जो सपोज 5 बंदों की टीम है, 5 में से एक का परफॉर्मेंस लेवल बहुत अच्छा है, आउटस्टैंडिंग है, वो डिलीजेंटली काम करता है, तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि इसको तो मुझे प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो कैपेसिटी है, जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा है, हाई है, ये इसको तो यहाँ पर ना होकर के यहाँ होना चाहिए। तो उस चीज़ को आप एज ए मैनेजर आप देखते हैं, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, उसके बदौलत उसको आप प्रमोट करते हैं। थर्ड देखेंगे, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट फॉर इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी एंड वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट। तो क्या कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं उनका सही यूटिलाइजेशन होना चाहिए। अगर जो टीम है अगर सही यूटिलाइज करते हैं प्रोडक्ट का, सर्विसेज का ऑर्गेनाइजेशन के, तो वो सही डायरेक्शन में जाएंगे, सही आउटपुट देंगे ऑर्गेनाइजेशन को। दैट्स व्हाट मैनेजर ट्राइंग टू से हियर, दैट्स व्हाट मैनेजमेंट इज, मैनेजमेंट इन इज शोइंग द पिक्चर, रियल पिक्चर हियर, कि अगर आपको जो भी रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं उनका यूटिलाइजेशन अगर आप सही तरीके से करते हैं तो आप सही डायरेक्शन में जाएंगे, सही आउटपुट लेकर के आएंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फोर्थ देखेंगे, मोटिवेशन ऑफ वर्कर्स एंड प्रमोशन ऑफ जॉइंट फोरम्स। सो कहते हैं कि सपोज कोई भी पर्सन कंटिन्यूअसली अच्छा काम कर रहा है, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, लेकिन कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई इंक्रीमेंट नहीं है, कोई अप्रेजल नहीं है, कोई रिवॉर्ड नहीं है, तो उसके होता है कि वो पर्सन फिर डिमोरलाइज हो जाता है। उसको लगता है कि कितना भी अच्छा काम कर लो इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कुछ होना तो है नहीं, ना तो कोई प्रमोट करता है, ना ही तो कोई वर्बली प्रमोट करता है, इन द सेंस कि आपको एज अ मोटिवेशन कोई शाबाशी नहीं देता है, या फिर आपके काम को कोई अप्रिशिएट नहीं करता है। फिर चलो ठीक है, अप्रिशिएट नहीं करता है तो एटलीस्ट ईयरली आपके परफॉर्मेंस को देखा जाए, उसको आप उसके बेसिस पे आपका अप्रेजल किया जाए, जो कि आपको आपको डेजिग्नेशन के साथ साथ आपको मॉनेटरी बेनिफिट भी दे। तो अगर ये सब चीज़ें नहीं है तो वहीं पर वर्कर जो है काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनका मोरल डाउन हो जाता है। तो क्या कह रहे हैं कि फोकस किस पे होना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि सही पार्टिसिपेशन हो मैनेजमेंट के अंदर वर्कर्स का, तो वहाँ पे मोटिवेशन भी चाहिए होती है वर्कर्स के लिए। तो आप वर्कर्स को मोटिवेट करती है थ्रू, मोटिवेट करते रहिए थ्रू मॉनेटरी बेनिफिट, थ्रू गुड वर्ड्स कि आपने अच्छा परफॉर्म किया, आप अच्छा काम करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। फिफ्थ देखेंगे, प्रमोशन ऑफ वर्कर्स अकाउंटेबिलिटी towards organization problem and seeking their direct involvement in solving their problems। So क्या कह रहे हैं कि जब वर्कर्स का प्रमोशन होता है तो उसके प्रमोशन के लिए अकाउंटेबिलिटी किसकी होती है, मैनेजमेंट की होती है, मैनेजर्स की होती है, क्योंकि मैनेजर्स ही कहीं ना कहीं आपके पोटेंशियल को, आपके इंटेलिजेंट को समझते हैं कि आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, आपको प्रमोट किया जाना चाहिए। तो मैनेजर्स कहीं ना कहीं अपने अगर मैनेजमेंट को बताते हैं तो मैनेजमेंट उस पर काम करते हैं। तो इन प्रॉब्लम, इस टाइप की प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, बहुत सी जगह, बहुत सी इंडस्ट्री में क्या होता है कि वो इम्प्लॉयज़ को रिकॉग्नाइज नहीं करते, उनकी परफॉर्मेंस को नहीं देखते हैं, उनको कंसीडर नहीं करते हैं, उनको कहते हैं कि लाइक नज़रअंदाज कर देते हैं कि ठीक है, काम हो, हमारा काम हो रहा है, हमें आउटपुट अच्छा मिल रहा है, एम्प्लॉय से उनको ज़्यादा नहीं लेना देना नहीं रहता है, ठीक है, उनको सैलरी पे, जिस सैलरी पे हायर किया गया है उनको वो सैलरी मिलती रह रही है हर महीने, तो दैट इज़ ओके। नहीं, एम्प्लॉयज़ अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, स्पेसिफिक स्पेशली कुछ टीम में आपको देखने को मिलेगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सच में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस के लिए उनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए थ्रू प्रमोशंस, थ्रू मॉनेटरी बेनिफिट, थ्रू रिवॉर्ड्स, थ्रू यू कैन से बोनस के तौर पर दे सकते हैं उनको, इंसेंटिव के तौर पे उनको दे सकते हैं। तो इस तरह से उनका प्रमोशन होना चाहिए, तभी वर्कर्स का कहते हैं कि पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिलेगा। सिक्स्थ क्या कर रहे हैं, शिफ्ट फ्रॉम कन्वेंशनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस टू मॉडर्न एंड बिहेवियरल अप्रोच इन मैनेजमेंट। सो कह रहे हैं कि जो कन्वेंशनल मतलब जो परंपरागत पहले से चलता आ रहा है उससे शिफ्ट होना चाहिए, मॉडर्न मॉडर्न की तरफ, मॉडर्न प्रैक्टिसेस अप्लाई करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले आप का अप्रेजल ईयरली होता था तो ईयरली ही करेंगे, नहीं, अगर आपको लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है वर्कर्स के अच्छे पार्टिसिपेशन की वजह से, या फिर उनके पार्टिसिपेशन को ही ले लीजिए, उनके पार्टिसिपेशन को आपको प्रमोट करना है, तो आपको भी एफर्ट लगाना है। जैसे कि मैंने एक कोट पढ़ा
आज मैंने देखा वो कोट कि किसी अच्छे इंसान ने बोला था, कोई लाइक नाम मुझे याद नहीं है, कोई किसी फॉरेनर थी, कोई अच्छे पोजीशन पे होंगे वो। उन्होंने लिखा था कि आप, क्योंकि जब लेबर की बात आती है, लेबर लॉ की बात आती है, लेबर वेलफेयर की बात आती है, तो हमेशा लोग यही कहते हैं। इवन मैंने जो कोट पढ़ा है उसको मैं अभी आपको आपके सामने डिनोट करती हूँ, कि उन्होंने कहा था कि कभी भी आप क्लाइंट पे फोकस, एम्प्लॉय पे फोकस ना करके क्लाइंट पे फोकस मत करिए। ऐसा ना हो कि लाइक आप क्लाइंट ओरिएंटेड मत बनिए, आप एम्प्लॉय ओरिएंटेड बनिए। बिकॉज अगर आप अपने एम्प्लॉयज का ख्याल रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके एम्प्लॉयज आपके क्लाइंट का ख्याल रखेंगे। तो उनके उनके इस कोट को पढ़ के मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सही बात है कि आप लाइक, क्या है कि दुनिया ना भाग रही है, डायरेक्टली भागती है। वो चीजें डायरेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन डायरेक्ट मत करो। आप पहले सोचो कि इसका क्या आउटपुट निकल के क्या आएगा, इसका क्या बेनिफिट आपको मिलने वाला है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं। आपको आउटपुट, आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है या फिर लॉस मिलने वाला है, आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस को देखिए, समझिए पहले, कि ऑब्जर्व करिए चीजों को पहले कि क्या होने वाला है। नहीं तो आपने सिंपली आप क्योंकि कुछ लोग होते हैं इतने ज्यादा मनी माइंडेड होते हैं कि मनी माइंडेड होने के चक्कर में वो उन चीजों को पीछे छोड़ देते हैं जो कि उनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चाहे पर्सनली ले लीजिए, चाहे तो प्रोफेशनली ले लीजिए। राइट। सो कुछ लोग क्या करेंगे कि नहीं, हमें क्लाइंट बनाने हैं, क्लाइंट बनाने हैं, अच्छा बिजनेस लेकर के आना है, तो वो सिर्फ क्लाइंट क्लाइंट बिजनेस बिजनेस पे ही रह जाते हैं। वो अपने एम्प्लॉयज को नहीं ध्यान देते। उनको लगता है कि ठीक है, एम्प्लॉयज को सैलरी तो दे रहे हैं, वो 9 घंटे हमारे यहाँ आके काम कर रहे हैं, तो उसके बदले में हम काम के बदले उनको पैसा तो दे रहे हैं, लेकिन काम के बदले पैसा दे रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन उनको एक मोटिवेशन भी तो मिलना चाहिए। इंप्लॉयज को इंटरनल मोटिवेशन बहुत जरूरी है। आप अगर सपोज आप 10,000 सैलरी देकर के किसी पर्सन से 10,000 का काम ले रहे हैं, लेकिन अगर आपको कहीं ना कहीं अगर उस पर्सन को आप मोटिवेट कर रहे हैं, मोटिवेशन इन द सेंस कि आप अच्छे काम के लिए उसको रिवॉर्ड्स दे रहे हैं, उसको अप्रिसिएट कर रहे हैं, उनको टाइम टू टाइम उनको लाइक उनको एज अ प्रमोट करते जा रहे हैं, लाइक या साल के भर के बाद या 2 साल के बाद अगर लगता है कि इस पर्सन ने एज अ एग्जीक्यूटिव या फिर एज अ एसोसिएट हमारी कंपनी में ज्वाइन किया है, परफॉर्मेंस अच्छी है, तो उसको ठीक है एग्जीक्यूटिव बना दिया जाए या तो सीनियर एग्जीक्यूटिव बना दिया जाए। तो इस तरह की मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। राइट। सो क्या पता नहीं, लाइक श्योर बात है, आप फॉर श्योर आई मेक यू श्योर दैट अगर किसी भी पर्सन को आप केयर देते हैं, एक्स्ट्रा केयर करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, तो आपको 100% नहीं, मोर देन 100% आपको आउटपुट देने की कोशिश करेगा वो। आपने 10,000 की सैलरी में जो आपने काम 9 घंटे का लिया, वो पर्सन उसी 9 घंटे में इतना प्रोडक्टिव हो जाएगा, वो इतना प्रोडक्टिवली काम करेगा कि वो आपको 12 घंटे का काम करके देगा, अगर वो हाईली मोटिवेटेड है। अगर आप सच में उसके बारे में सोच रहे हैं तो वो पर्सन जरूर आपके बारे में सोचेगा। तो वही कह रहे थे, लाइक जो मैंने आपको बताया कि किसी पर्सन ने एक कोट लिखा था कि अगर आप अपने एम्प्लॉयज का ख्याल रखेंगे तो आपके एम्प्लॉयज आपके क्लाइंट का ख्याल ऑटोमेटिकली रख लेंगे। तो जब आप क्लाइंट का ख्याल रखेंगे तो क्लाइंट आपके अगर आप एम्प्लॉयज का ख्याल रखेंगे तो एम्प्लॉयज आपके क्लाइंट का ख्याल रखेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको दोनों चीजें मिल गई, आपको किसी को छोड़ना नहीं पड़ा। राइट। सो अगर आपने डायरेक्टली जंप मारा होता क्लाइंट की बेसिस पे, क्लाइंट के ऊपर, तो क्लाइंट तो आपको मिल जाता, शायद मिल जाता, लेकिन कहीं ना कहीं आपका एम्प्लॉय आपका पीछे रह जाता। और उस क्लाइंट को मिल तो जाता, लेकिन क्लाइंट के साथ जो आपका रिलेशनशिप होना चाहिए वो लॉन्ग टर्म के नहीं रह पाएगा। क्योंकि आपके लाइक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो कहते हैं न्यू होती है, जो स्ट्रेंथ होती है, वो उनकी इम्प्लॉयज होते हैं। क्योंकि इम्प्लॉयज ही परफॉर्म करते हैं, इम्प्लॉयज से ही आपको आउटपुट मिल के आना है, इम्प्लॉयज ही काम करेंगे। तो अगर वही खुश नहीं है तो आपको क्लाइंट को क्या अच्छी सर्विसेज देंगे। अगर अगर एम्प्लॉयज खुश है तो आपके क्लाइंट को अच्छी सर्विस जाएगी, एम्प्लॉयज हैप्पी रहेंगे, वो आपके साथ लॉन्ग टर्म के लिए जुड़े रहेंगे। राइट। सो ये होता है मैनेजमेंट, ये होता है मैनेजमेंट के हिसाब से सोचना। ये होता है कि एक अच्छे बिजनेसमैन के हिसाब के अच्छे बिजनेसमैन की तरह सोचना, ये चीज होती है। एक उसमें क्या होता है, एक अच्छे बिजनेसमैन में एक अच्छा ह्यूमन भी होना चाहिए। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं तो एक अच्छे बिजनेसमैन ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। राइट। So creation of better organizational qualities through promotion of mutual understanding, collective thinking, and joint decision making. So creation of better organizational qualities through promotion of mutual understanding. So क्या कर रहे हैं कि जब एक एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल क्वालिटी क्रिएट करेंगे, जहां पर आप प्रमोशंस कर रहे हैं, लोगों के काम को समझ रहे हैं,
अंडरस्टैंड कर रहे हैं, जो पर्सन अपना 100% दे रहा है उनके उनको प्रमोट कर रहे हैं, उनको प्रमोशंस दे रहे हैं, जॉब वाइज प्रमोशन दे रहे हैं, यू कैन से लाइक डेजिग्नेशन वाइज प्रमोशन दे रहे हैं, मॉनिटरी वाइज प्रमोशन दे रहे हैं उनको। फिनेंशियली अगर इंसान स्टेबल है तो वो और हैप्पी होके काम करता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो कहीं ना कहीं आप अच्छा इन्वायरमेंट बना रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कलेक्टिव थिंकिंग एंड जॉइंट डिसीजन मेकिंग, जहाँ पे आप कलेक्टिवली सोचते हैं, राइट। 8 देखेंगे, पुलिंग ऑफ आइडियाज एंड प्रमोशन ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग एट डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सो क्या कह रहे हैं कि पुलिंग ऑफ आइडियाज मतलब आप आइडियाज निकालते रहिए कि क्या अच्छा कर सकते हैं, किस तरह से हम हमारे वर्कर्स अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं, किस तरह से उनका पार्टिसिपेशन हमें अच्छे तरीके से देखने को मिल सकता है। एंड प्रमोशन ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग मतलब क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में भी आप सोचेंगे एट डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो जहाँ पर आप एज अ मैनेजमेंट अगर आप सारी चीज़ों को ध्यान में रख के, मैं मैनेजमेंट के अंदर आप देखेंगे कि हमारे मैनेजर्स कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मैनेजर्स के अंदर जो टीम है वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, आप एक एक एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के बारे में सोच रहे हैं, तो इस तरह से क्या होगा कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमेशा ग्रो करेगा, हमेशा एक ग्रोथ की तरफ जाएगा, हमेशा उसकी नींव मजबूत रहेगी, राइट। तो दिस इज हाउ वर्कर्स पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। तो कहीं ना कहीं आपको इनफिल करना पड़ता है, कहीं ना कहीं आपको रिवाइटलाइज करना पड़ता है अपने वर्कर्स को मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। तो हमेशा आप ये नहीं कहेंगे कि हमेशा जो इनिशिएटिव होना चाहिए वर्कर्स का ही होना चाहिए कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा सोचे, अच्छा करे, अपना 100% दे, नहीं, उसके लिए आपको भी अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा, तभी आपके वर्कर्स भी एफर्ट लगाएंगे, राइट। मोड्स ऑफ पार्टिसिपेशन क्या है मोड्स ऑफ पार्टिसिपेशन, विल सी हियर। Participation of workers in management of industrial enterprise is achieved by following modes. So modes of modes of participation of workers in management in of industrial enterprise is achieved by following methods. So methods क्या है, works committee के method से आप देखेंगे कि क्या modes हैं। workers का participation किन किन फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इज ये वर्क कमिटी के थ्रू देखने को मिलेगा, राइट। दूसरा है क्या है, जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल के थ्रू देखने को मिलेगा। थर्ड है कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू। फोर्थ है कोऑपरेटिव को पार्टनरशिप के थ्रू देखने को मिलेगा। पांचवा है वर्कर डायरेक्टर के थ्रू देखने को मिलेगा। छठवां है सजेशन स्कीम। सातवां है ग्रीवियंस प्रोसीजर। एट्थ है क्वालिटी सर्कल। सो इन सारे मोड्स को हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग मी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड सपोर्टिंग मी थ्रू दिस वे। अगर आप मेरे चैनल को चैनल में जो भी मैं पढ़ाती हूँ, जो भी सेशंस लेती हूँ, अगर आपको पसंद आता हो, अच्छा लगता हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि आपको, जैसा कि मैंने बात की मोटिवेशन की, तो आप मुझे अगर मोटिवेट करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि मैं मोटिवेट करने जैसा कुछ काम कर रही हूँ, तो आप मुझे मोटिवेट करिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ताकि मैं आगे आपके लिए और अच्छा कर सकूं, ताकि आपके लिए वो और बेनिफिशियल हो सके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का लैक नज़र आता है कहीं से भी, कंटेंट स्टाइल में प्रॉब्लम है, कंटेंट में दिक्कत है, पीपीटी स्टाइल में दिक्कत है, या फिर मेरी टीचिंग स्टाइल में कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई विल टेक दैट पॉजिटिवली एंड आई विल वर्क ऑन दैट फॉर श्योर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू वेरी मच।